डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉइस स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। इसमें हम ये जानेंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि ट्रांजिस्टर के क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रखना है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट अगर सैचुरेशन रीजन के पास में रहता है तो उसका नेगेटिव हाफ साइकिल कट हो जाता है और आउटपुट वेवफॉर्म हमें डिस्टॉर्टेड मिलता है। सिमिलरली, अगर ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ रीजन के पास शिफ्ट हो जाता है तो उस समय की कंडीशन में जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसके कारण से हमें आउटपुट भी डिस्टॉर्टेड मिलता है। तो इस केस में हमें हमारी नीड क्या है कि ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर जब हम ऑपरेट कराते हैं तो एक्टिव रीजन में इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन ऑपरेटिंग सिस्टम लाई करना चाहिए। और उस एक्टिव रीजन में लाई करने के लिए जरूरी है कि वो ट्रांजिस्टर के जो पैरामीटर्स डिफरेंट पैरामीटर्स पे जो डिपेंड करेगा, या फिर हम जिस तरह की वाइसिंग करेंगे तो वाइसिंग के साथ साथ उसका रिवर्स सैचुरेशन करंट, बेस इमीटर वोल्टेज और करंट गेन, इसके अलावा ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, इन सब पे भी डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ वॉइस स्टेबलाइजेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज हम देखते हैं डिटेल में कि किस तरह से ट्रांजिस्टर वॉइस स्टेबलाइजेशन होता है और किस तरह की कंडीशंस इसमें हमें फॉलो करनी है। वॉइस स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो देखते हैं वॉइस स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज व्हाट। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करना है। टू फिक्स ऑपरेटिंग पॉइंट in the middle of active region। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने हाईलाइट किया हुआ एक्टिव रीजन को। टू फिक्स ऑपरेटिंग पॉइंट इन द मिडिल ऑफ एक्टिव रीजन। अब देखते हैं कि वो जब हम फिक्स करना चाहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट को तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट को या वेरी करते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट को। तो दो फैक्टर जो मेजर हैं, फर्स्ट नंबर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर। टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर्स या टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर्स। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर्स में फर्स्ट वन इज द ICO, रिवर्स लीकेज करंट। फर्स्ट वन इज द ICO। हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में, किसी भी ट्रांजिस्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी बढ़ जाते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं तो उस कंडीशन में रिवर्स लीकेज करंट इंक्रीज होता है। हम जानते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे डिपेंड करता है रिवर्स लीकेज करंट। तो अगर इक्वेशन देखें, हम ट्रांजिस्टर की इक्वेशन देखें तो IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO। और ये ICEO क्या है? ICEO इक्वल टू 1 प्लस बीटा ICVO। तो हम कह सकते हैं कि IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICVO। और दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट ICO, है ना। कभी कभी ICO और ICVO दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, दैट इज द रिवर्स लीकेज करंट। और जैसा कि हम ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं कि रिवर्स लीकेज करंट राइज और रिवर्स लीकेज करंट डबल्स एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ द ट्रांजिस्टर टेम्परेचर। दैट मीन्स ICO डबल्स every 10 degree centigrade rise in the temperature। तो इस तरह से क्या होगा कि टेम्परेचर में राइज होगा तो ICVO की वैल्यू
V राइज होगी, दैट मीन्स रिवर्स लीकेज करंट की वैल्यू राइज होगी। अब अगर ये ICBO की वैल्यू राइज होगी, उस कंडीशन में IC राइज करेगा, दैट मीन्स ICO और ICBO राइज किया तो उस समय में ये अगर इंक्रीज करता है तो IC की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अब अगर IC की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अच्छा, IC की वैल्यू, और हम देख सकते हैं रिलेशनशिप कि PD मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू VC इंटू IC। तो अगर IC की वैल्यू राइज करेगी तो PD की वैल्यू भी राइज करेगी, और PD मींस पावर डिसिपेशन राइज करेगा तो डिवाइस का टेम्परेचर राइज करेगा। अब डिवाइस का टेम्परेचर राइज करेगा तो उस कंडीशन में फिर से ICO राइज करेगा, ICBO की वैल्यू फिर से राइज करेगी। जब ICBO की वैल्यू फिर से राइज करेगी तो फिर से ICO राइज करेगा। ICO राइज करेगा तो PD मैक्सिमम फिर से राइज करेगा, PD मैक्सिमम राइज करेगा तो फिर से टेम्परेचर जंक्शन का राइज करेगा। तो एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस शुरू हो जाएगी इस तरह से, और एक समय में एक्सेस हीट जनरेट होगी डिवाइस से, जिस एक्सेस हीट जनरेशन के कारण यहाँ पे डिवाइस जो है डैमेज भी हो सकती है। इस फिनोमिना को थर्मल रनअवे के नाम से जाना जाता है। इसको थर्मल रनअवे के नाम से जानते हैं। तो ये प्रॉब्लम है जिसमें टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ ICO राइज होता है। ICO हम जानते हैं कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ डबल हो जाता है। ICO राइज होने के साथ साथ IC राइज होता है, IC राइज होने के साथ साथ पावर डिसिपेशन राइज होता है, पावर डिसिपेशन राइज होने के साथ साथ डिवाइस का टेम्परेचर राइज होता है, और डिवाइस का टेम्परेचर राइज होने पर डिवाइस डैमेज भी हो सकती है, और फिर से IC राइज होता है। ये एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस बन जाती है जो डिवाइस को डैमेज भी कर सकती है, जिसे थर्मल रनअवे के नाम से जाना जा सकता है। तो एक फैक्टर ये हो गया रिवर्स लीकेज करंट, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है। अब हम दूसरा फैक्टर देखते हैं यहाँ पे। तो दूसरा फैक्टर है V बेस एमीटर। V बेस एमीटर पर डिपेंड करेगा, IC V बेस एमीटर पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा देखते हैं हम यहाँ पे। तो IB में ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर टेम्परेचर के साथ बेस एमीटर वोल्टेज वेरी करेगा 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेस एमीटर पर डिपेंड करता है IB। बेस करंट बेस एमीटर वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, और बेस करंट पर डिपेंड करेगा IC। अगेन IC इज डिपेंडेंट ऑन द बेस एमीटर वोल्टेज। तब IC डिपेंड करेगा तो फिर IC डिपेंड करेगा, IC दैट मींस बेस एमीटर वोल्टेज पर IC IB पर डिपेंड है, IB बेस एमीटर वोल्टेज पर डिपेंड है, और बेस एमीटर वोल्टेज टेम्परेचर पर डिपेंड है। तो IC इनडायरेक्टली यहाँ पे टेम्परेचर पर डिपेंड हो गया। तो दूसरा पैरामीटर ये है जिसके कारण वेरिएशन आ सकता है IC में। ठीक है, थर्ड फैक्टर इज बीटा, दैट मींस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और करंट गेन। तो करंट गेन जैसा कि हम इक्वेशन में देख सकते हैं, बीटा IB, IC इज डिपेंड ऑन बीटा IB। तो यहाँ पे बीटा पे डिपेंड है करंट गेन। अगर बीटा की वैल्यू में चेंज आता है, बीटा बढ़ता है तो IC बढ़ेगा, बीटा कम होगा IC कम होगा। तो यहाँ पे भी चेंज हो सकता है। तो तीसरा स्टेबलाइजेशन फैक्टर है बीटा। हो गया, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर हो गए जिनकी हमने बात की। दूसरा है ट्रांजिस्टर पैरामीटर। पैरामीटर्स बेस्ड, और इसमें हम करंट गेन की बात करते हैं, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की बात करते हैं बीटा। सेपरेटली यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बीटा इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई इट इज वेरिंग यहाँ पे सेपरेटली। जब भी हम दो ट्रांजिस्टर सिमिलर मैन्युफैक्चरर के सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के दो ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो उन दो ट्रांजिस्टर में भी वेरिएशन हो सकता है।
उस उन दो ट्रांजिस्टर में वेरिएशन का रीजन ये है कि देयर आर सम मैन्युफैक्चरिंग कैलिब्रेशन डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग। तो उसके कारण से ट्रांजिस्टर पैरामीटर के कारण जो चेंजेज होंगे, वो चेंजेज के कारण ट्रांजिस्टर के परफॉर्मेंस में चेंज आएगा और उसके कारण ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग पॉइंट वेरी कर सकता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए डिग्री ऑफ टेम्परेचर, फॉर द डिग्री ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी द डिग्री ऑफ टेम्परेचर should ensure at the time of designing amplifier or fixing Q point और ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये जरूरी है जब हम ट्रांजिस्टर को डिजाइन करने जा रहे हैं उस समय की कंडीशन में। अब देखते हैं कि इसके बाद हम बात करेंगे क्या रिक्वायरमेंट है वाइसिंग सर्किट की। तो नाउ वी विल सी द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाइसिंग सर्किट। क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिससे हमारा वाइसिंग सर्किट जो डिजाइन हो वो एप्रोप्रिएट डिजाइन हो। तो सबसे पहले देखेंगे हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाइसिंग सर्किट्स। फर्स्ट आपको क्या करना है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ऑपरेट होना चाहिए। तो एज एन एम्पलीफायर ऑपरेशन के लिए कंडीशन, ऑपरेशन कंडीशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर ऑपरेटिंग कंडीशन में लाना है उसको। दैट मीन्स जंक्शन एमीटर बेस शुड बी फॉरवर्ड वाइज्ड। एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज होना चाहिए। तो जनरली हम जानते हैं कि एमीटर बेस जंक्शन के फॉरवर्ड वाइज में इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप 0.6 और 0.6 और 0.7 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होता है यहाँ पे। ठीक है, ये है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए 0.7 और यहाँ पे 0.3 हम कह सकते हैं कि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होता है ऑपरेट करने के लिए। सेकंड कंडीशन में जंक्शन कलेक्टर बेस शुड बी रिवर्स वाइज। कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा होना चाहिए, रिवर्स वाइज कनेक्ट होना चाहिए और विद इन मैक्सिमम लिमिट। जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के लिए रिवर्स वाइज कंडीशन में मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, मैक्सिमम रिवर्स वाइज टेम्परेचर वोल्टेज मैन्युफैक्चरर द्वारा डिसाइड किया जाता है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के केस में। तो उस समय हमें इसको इस तरह से ऑपरेट कराना है कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज, और यहाँ पे जो भी नॉर्मल वोल्टेज होगा जहाँ पे डायोड स्टार्ट करेगा फॉरवर्ड वाइज, यहाँ पे रिवर्स वाइज डायोड, लेकिन विद इन मैक्सिमम लिमिट हमें उसे ऑपरेट करना है। ट्रांजिस्टर को इस तरह से ऑपरेट कराना है जैसा हमने देखा था कि VI कैरेक्टरिस्टिक जब ड्रॉ की थी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की, तो उस समय तो देख सकते हैं यहाँ से ऑपरेटिंग पॉइंट मैंने IC और VCE के बीच में जो कर्व ड्रॉ किया है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए, तो वहां पे लोड लाइन ड्रॉ किया VCC अपॉन RC और VCC के बीच में X एक्सिस और Y एक्सिस के बीच में। तो Q पॉइंट हमें ऐसा रखना है कि एक्टिव रीजन के मिड में आए वो Q पॉइंट, है ना। इस तरह से रखना है कि एक्टिव रीजन के मिड में आना चाहिए वो। आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि Q पॉइंट जब आए तो एक्टिव रीजन के मिड में आए, ना तो वो सैचुरेशन रीजन के पास में हो ना ही वो कट ऑफ रीजन के पास में हो, क्योंकि हम दोनों का कारण देख चुके हैं कि सैचुरेशन रीजन के पास में होने पे नेगेटिव हाफ साइकिल में डिस्टॉर्शन आ जाता है वोल्टेज वेवफॉर्म के, और कट ऑफ रीजन के पास में होने पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो अब आपकी डिमांड क्या है कि एक तो इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होना चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज होना चाहिए विद इन मैक्सिमम लिमिट, और उसके साथ साथ ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि
क्यू पॉइंट जो रजिस्टर ट्रांजिस्टर के साथ रजिस्टिव सर्किट होगा उसको इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि क्यू पॉइंट इन द मिडिल ऑफ एक्टिव रीजन आए, और ट्रांजिस्टर के जो पैरामीटर्स हैं वो इस तरह के होना चाहिए कि टेम्परेचर डिपेंडेंट, मींस ये ऑपरेटिंग पॉइंट का जो वेरिएशन है वो टेम्परेचर पे इस तरह से ना हो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ऑपरेटिंग पॉइंट की सिचुएशन जो है चेंज हो जाए, ऑपरेटिंग पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाए। तो दैट मींस ऑपरेटिंग पॉइंट वी हैव टू मेड ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट टू द ट्रांजिस्टर पैरामीटर। फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर पैरामीटर बीटा की बात किया था हमने यहाँ पे। इसके अलावा ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर्स। तो ये दोनों पैरामीटर्स के साथ उसके ऑपरेटिंग पॉइंट का जो वेरिएशन है वो कम से कम होना चाहिए। तो दैट मीन्स स्टेबलाइजेशन क्या हो गया कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट को इस तरह से वाइज करना है कि आईबी और आईबी देन आईसी का वेरिएशन है वो आईसीओ बीटा और वी बेस एमीटर के साथ एज मच एज स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों पैरामीटर्स जो हैं कहाँ पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, और टेम्परेचर के साथ इनका वेरिएशन होता है। तो हमें किस तरह से डिजाइन करना है सर्किट को कि आईबी देन आईसी का जो डिपेंडेंसी है वो आईसीओ बीटा और आईबी पे कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ये पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। तो इस तरह से अब हम स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करेंगे कि स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है। तो तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, उन तीन पैरामीटर्स की डिपेंडेंसी के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी फैक्टर को निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ स्टेबिलिटी फैक्टर। ध्यान रखने वाली बात है कि तीन तरह के पैरामीटर है, आईसीओ, वी बेस एमीटर एंड बीटा करंट, बेस एमीटर वोल्टेज, करंट गेन बीटा और रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो फर्स्ट इज दिए लिख सकता हूं आईसी इक्वल टू डेल आईसी, सबके आईसी के साथ वेरिएशन देखेंगे, डिवाइडेड बाय डेल आईसीओ कीपिंग वी बेस एमीटर एंड बीटा कांस्टेंट। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ आईसी अपॉन डेल्टा ऑफ आईसीओ कीपिंग वी बेस एमीटर एंड बीटा कांस्टेंट। सिमिलरली हम दूसरा पैरामीटर्स देख सकते हैं, एस डैश से रिप्रेजेंट करूंगा मैं यहाँ पे, एस डैश इक्वल टू डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा वी बेस एमीटर। अब यहाँ पे बेस एमीटर के साथ वेरिएशन देख रहे हैं, तो आईसीओ एंड बीटा कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ पे इस दूसरे फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूं, एस इक्वल टू डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा वी बेस एमीटर कीपिंग आईसीओ एंड बीटा कांस्टेंट। यहाँ तीसरा पैरामीटर लिख रहा हूं, एस डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको जनरली, एस डबल डैश इक्वल टू डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा बीटा कीपिंग आईसीओ एंड वी बेस एमीटर कांस्टेंट। दूसरे टर्म में कह सकते हैं, और एस डबल डैश इक्वल टू डेल्टा आईसी डिवाइडेड बाय डेल्टा बीटा कीपिंग आईसीओ एंड वी बेस एमीटर कांस्टेंट। तो ये तीन तरह के पैरामीटर है। हम एक जनरल वे देखेंगे इन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने का। तो ये तीन पैरामीटर एस डैश एंड एस डबल डैश, ये तीनों पैरामीटर हम देख सकते हैं कि एस दैट मीन्स स्टेबिलिटी फैक्टर
या वेरिएशन इन द कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन द रिवर्स सैचुरेशन करंट। यहाँ पे देखें तो वेरिएशन इन द कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन इन द बेस एमीटर वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो वेरिएशन इन द कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू द बीटा करंट गेन, विथ रिस्पेक्ट टू द बीटा करंट गेन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार फिर से लिख देता हूँ कि डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय डेल्टा ICO कीपिंग V बेस एमीटर एंड बीटा कांस्टेंट। यहाँ इसके केस में लिख रहा हूं मैं डेल्टा IC अपॉन डेल्टा V बेस एमीटर कीपिंग ICO एंड बीटा कांस्टेंट। यहां पे लिख रहा हूं डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा बीटा कीपिंग ICO एंड V बेस एमीटर कांस्टेंट। तो टोटल जो चेंज होगा IC में, टोटल चेंज होगा IC में, दैट विल डेल्टा IC इज इक्वल टू S डेल्टा IC प्लस S डैश डेल्टा V बेस एमीटर प्लस S डबल डैश डेल्टा बीटा। ये टोटल चेंज IC में आएगा, वो तीनों फैक्टर के कारण कंबाइंड आएगा और हम लिख सकते हैं कि डेल्टा IC इक्वल टू S डेल्टा IC प्लस S डैश डेल्टा V बेस एमीटर प्लस S डबल डैश डेल्टा V0। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, समझने वाली बात क्या है कि स्टेबिलिटी फैक्टर, आइडियली स्टेबिलिटी फैक्टर शुड बी 0। आइडियली स्टेबिलिटी फैक्टर S शुड बी 0, बट आइडियली कंडीशन नहीं मिलेगी हमें, प्रैक्टिकली मिलेगी। तब प्रैक्टिकली कैसा होना चाहिए, एज मच एज मिनिमम पॉसिबल, जितना कम से कम हो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा हमारे सर्किट के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर। दैट मीन्स हमारा सर्किट का जो डिपेंडेंस है वो इन तीनों पैरामीटर्स पे, दैट मीन्स ICO, V बेस एमीटर और बीटा पे कम से कम होगी उस समय, जिसके कारण IC में जो वेरिएशन आएगा वो कम से कम होगा। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए, स्टेबिलिटी पैरामीटर ऑब्टेन करने के लिए, S को कैलकुलेट करने के लिए एक जनरल प्रोसीजर देखते हैं। तो जनरल प्रोसीजर टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या देख सकते हैं, और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन IC क्या है होता है, IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO। अब ICO हम जानते हैं 1 प्लस बीटा ICBO, और ICO सिंपल जैसे कह सकते हैं रिवर्स लीकेज करंट। सब्स्टिट्यूट करते हैं, IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। यहां मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तब आपको क्या मिलेगा, डेल्टा IC इक्वल टू बीटा विथ रिस्पेक्ट टू IB के से डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल्टा IB प्लस 1 प्लस बीटा डेल्टा ICBO मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है यहाँ पे। और डिफरेंशिएट करने के बाद इसे मैनिपुलेट करते हैं। तो मैनिपुलेट करने में, या सबसे पहले क्या करता हूं मैं, यहाँ पे मैनिपुलेट करने से पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ICO से डिवाइड कर देता हूं। इसे डिवाइड LHS एंड RHS बाय डेल्टा IC। तो डेल्टा IC को डिवाइड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में 1 बच रहा है, यहाँ पे बीटा डेल IB अपॉन डेल IC प्लस 1 प्लस बीटा डेल ICBO
डिवाइडेड बाय, या हम डेल ICO भी लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा IC भी ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको मैनिपुलेट करते हैं, तो मैनिपुलेट करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे, S इक्वल टू क्या होता है, डेल IC अपॉन डेल ICBO या ICO। अगर ICO लिख रहे हैं तो ICO लिख सकते हो आप, अदरवाइज ICBO भी लिख सकते हो। तो ये हो गया डेल ऑफ IC अपॉन डेल ऑफ ICBO और ICO, that is 1 plus beta divided by 1 minus beta del IB divided by del IC। ये that is the S। तो हम कह सकते हैं कि S is equal to 1 plus beta divided by 1 minus beta del IB अपॉन del IC, और ये फैक्टर आ गया स्टेबिलिटी फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू IB और IC के रिस्पेक्ट में del IC अपॉन del ICO और del ICBO। इसी तरह से हम दूसरे फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं, S डैश भी कैलकुलेट किया जा सकता है, S डैश एंड S डबल डैश, सॉरी S डैश एंड S डबल डैश भी कैलकुलेट किया जा सकता है इस तरह से। थैंक यू।